नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। हरिद्वार एक जिला ऐसा है जहां पर गांव-गांव तक कोविड पहुंच गया और लगातार लोगों की जान जाती रही। लेकिन जहां पर मैं हूं वो रुड़की है और रुड़की की एक शख्सियत हमारे साथ में है, कुंवर जावेद इकबाल जी। वो कांग्रेस से भी जुड़े रहे और जब अगर आप राहुल गांधी की बात करें या सरकार, राज्य सरकार की बात करें, वो हर एक तबके में हर एक नेता के साथ उनके संबंध अच्छे रहे हैं। लेकिन जब जब यहाँ पर चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं सरकार और राजनीति से जुड़े हुए लोग उनसे लगातार बात करते हैं। वो स्कूल कॉलेज भी चलाते हैं और अपनी बात रखने में सक्षम भी है। सर, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। सर, मैं भी आपका स्वागत करता हूं। आपकी खुशामदीद कि आपने मौका दिया जी। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रुड़की शहर में आपकी एक ऐसी पहचान है, सभी लोग आपको रुड़की में जानते हैं, चाहे कांग्रेसी नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, आप किसी से बैर नहीं रखते हैं। लेकिन सर, कोविड का दौर चला है। अगर हम 20-22 दिन पहले बात करें तो कैसा माहौल था रुड़की का? सर, रुड़की का माहौल बड़ा गमगीन था। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऑक्सीजन यहाँ मिली नहीं है। एक वाकया मेरे सामने जो खुद ही आया वो ये था कि मुझे एक शख्स को मंगलौर से लेकर रुड़की जाना पड़ा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, विनय विशाल हॉस्पिटल, उसमें कतार में लोग खड़े हुए थे। मैं नहीं समझ रहा था, मैं जिनको फ़ोन कर रहा हूँ मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जबकि मेरा वहाँ पे एक डॉक्टर से एक अच्छा एक ताल्लुक़ है। मैं बड़े सभ्य के साथ वहाँ गया था कि भाई मुझे जल्दी से मेरा नंबर आ जाएगा, मेरे पेशेंट को अंदर ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि शायद उनकी भी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि सरकार ने एक पूरे शहर के अंदर एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, उन लोगों को इसका ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल बनाया गया। अब पेशेंट्स इतने ज़्यादा हो गए कि वो उन लोगों को नहीं ले पाए। दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो उनको लेने से डर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। जबकि मैं समझता हूँ कि शायद अगर उनको शायद फर्स्ट ट्रीटमेंट को मिल जाए, फर्स्ट एड उनको मिल जाए, तो शायद मैं समझता हूँ आगे उनको कुछ आगे चलने की, जब तक वहाँ नंबर आए, उनका प्रॉपर जगह पर नंबर आए, तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बात आप कह रहे हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि हमने जिन लोगों को खोया है, कई लोगों ने कहा है कि वो बेहतर काम कर सकते थे, इस राज्य को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में काम कर सकते थे। लेकिन सर, जैसे उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में ऑक्सीजन की समस्या आई है, चाहे बागेश्वर की बात करें, चाहे देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो रुड़की में कैसे हालात थे? सर जी, इससे पहले भी मैंने बताया अभी कि ऑक्सीजन की किल्लत रही है। कुछ तो इसलिए भी रही है कि कुछ सरकार ने, ऐसा नहीं है कि उसने मुहैया नहीं कराया, उसने अपने हिसाब से मुहैया कराए हैं, लेकिन लोगों के जहन में एक डर भय बन गया कि ना जाने कल मेरे साथ हो जाए तो शायद मुझे मिले कि नहीं मिले, मुझे मिले कि नहीं मिले, तो उसमें उसकी किल्लतें बहुत ज़्यादा आई। ये ऑक्सीजन की तो हालात ऐसे थे कि कोई किस्सा ऐसा है जो आपसे जुड़ा हुआ है कि आपको भी बहुत सारी कॉल आई? क्योंकि तमाम जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी कॉल आई और हमने कोशिश की ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की और कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाने की। क्या आपको भी कोई कॉल आया, कोई किस्सा ऐसा है कि जो बहुत ही तकलीफ देने वाला है, कि उनके साथ में हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हो पाए हैं? यहाँ एक गांव है ज़बरदस्तपुर। जी सर। मेरा वहाँ पर ताल्लुक़ है और एक साहब ने मुझे रात को तकरीबन 12 बजे फ़ोन किया कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसको ऑक्सीजन चाहिए। जहाँ जहाँ से मैं कह सकता था, जहाँ मुझे उम्मीद थी, मुझे वो मुहैया नहीं हो पाया। लेकिन मैं रोटरी क्लब से ताल्लुक़ है, रोटरी क्लब का मेंबर हूँ। मैंने वहाँ रोटरी क्लब में अपने साथियों को फ़ोन किया और वहाँ से मुझे एक सिलेंडर मिल पाया, लेकिन मैं उसको प्रॉपर, उस सिलेंडर को प्रॉपर उनको
नहीं पहुंचा पाया, समय पर नहीं पहुंचा पाया, ना ही उनको, क्योंकि वहाँ इनको बेड भी चाहिए, खाली सिलेंडर से ही काम नहीं हो रहा है, सही बात। उनको बेड भी चाहिए, पूरी व्यवस्था उनको चाहिए, और व्यवस्था हम उनको दे नहीं पाए। प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं अपने लिहाजदारी से अगर बात भी करना चाहते थे तो वो डर एक बना हुआ है कि हम लोग ऑथराइज नहीं हैं, तो उन लोगों ने नहीं लिया और उसकी वहाँ डेथ हो गई, जो कि मेरे लिए बहुत ही दुखदायी थी। ये किस्सा जो सर ने बताया है एक नहीं है, तमाम उत्तराखंड के ऐसे किस्से हैं जो इतने तकलीफ देते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या हम सरकार से सवाल करें या अधिकारियों से सवाल करें, या सवाल करें खुद से, कितने हम कमज़ोर हैं इस सत्ताधारियों के सामने। सर, कोविड के हालात तो बहुत बुरे गुजरे हैं और माहौल ठीक भी हो रहा है, अब कैसे हालात है रुड़की के सर? हम समझते हैं, देखिए पहले से बेहतर हैं। अभी मैं शायद परसों न्यूज़पेपर में रीडिंग पढ़ रहा था कि 2,63,000 मौतें जो हैं वो हमारे उत्तराखंड में हुई हैं ऑन रिकॉर्ड। वो शायद अलग होंगी, बहुत सारी होंगी जो रिकॉर्डेड नहीं हुई हैं, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं हुए। तो ये सब मैं समझता हूँ कि, लेकिन उससे, ये मैं परसों तरसों की बात बता रहा हूँ, लेकिन अब बेहतराई की तरफ जा रहे हैं, केसेस भी कम नज़र आ रहे हैं, मौतें भी कम नज़र आ रही हैं। उसी के हिसाब से सरकार जो है कुछ सुविधाएं भी अब दे रही है। अब सर, कोविड तो चलो आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों से दूर हो रहा है, लोगों की जान भी बच रही है, लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि बेरोजगारी। सर, बेरोजगारी पर क्या कहेंगे आप? क्या आपको महसूस दे रहा है, क्योंकि आप एक शिक्षक का भी एक आप रूप है, आपको जानते हैं लोग, तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है सर, कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बेरोजगारी की नौयत इस नौयत पर पहुंच गई है कि काफ़ी अरसे से चोरी चकारी, ये छोटी मोटी चीज़ें, लूट पटाई, ये सब बंद हो गई थी। अभी मैंने परसों तरसों ही देखा कि चेन स्केचिंग का काम शुरू हो गया है, हुआ है। हाँ सर, अभी उसके बाद यहीं मेरे यहाँ से ही एक लोहे की चौखट उतार ली गई है। मैं खाली बहुत अरसे बाद मुझे देखने को मिला है, मुद्दत के बाद ये सब कुछ बंद हो गया था, क्योंकि लोग बड़े खुशहाल हो गए थे। खुशहाली आई थी, ऐसा नहीं है, लेकिन आज के वक्त में, इस वक्त बहुत ही हमारा व्यापार कमज़ोर है। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और जब खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? मजदूर अगर 500 रुपये की मजदूरी करने के लिए चलता है तो माफ़ करना 200 रुपये तो उसमें रास्ते में उसमें खर्च हो जाते हैं उसके पास। सही बात। जब 200 रुपये खर्च हो गए तो वो 300 रुपये घर में लेके पहुंचता है, उसमें आटा लेगा, चावल लेगा या दाल लेगा, बच्चों के लिए क्या लेगा? तो वो सोचता है कि यार मैं, बेहतर यह है कि मैं वहाँ काम करने के लिए ना जाऊँ, अपने घर में 200 रुपये की मजदूरी कहीं यहीं देख लूँ, कहीं मुझे मिल जाए तो मैं वो कर लूँ। इस वक्त बेरोज़गारी का बहुत बुरा हाल है और इस पर हमें बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, इसमें सरकार को क्या नसीहत देंगे आप? क्योंकि जो सामान्य लोग हैं, जो एक छोटी सी नौकरी करते हैं, परिवार चलाते हैं, वो किस्तें भी भरते हैं और वो नौकरी से भी छुट्टी पर हैं, कोविड चल रहा है, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे तो वहाँ तनख्वाह तभी मिलती है जब आप वहाँ पर कंपनी के अंदर जाएंगे या कहीं भी आप जाएंगे तो, और उनको किस्तें भी भरनी है। तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? क्या वो किस्तें अभी डिले कर देनी चाहिए? क्योंकि पिछली बार तो ऐसा हो गया था कि डिले हो गया था कि किस्तें आप बाद में जमा करा सकते, लेकिन इस बार तो आपको जमा करानी ही करानी है सर। इस पर क्या कहेंगे सर आप? जी, जैसे कि मैं भी एक प्राइवेट संस्था चलाता हूँ, अभी मुझे भी तकरीबन 6 दिन से कॉल आ रही है कि ट्रांसपोर्ट, मेरे पास ट्रांसपोर्ट है जिनकी EMI भरनी होती है। हाँ मैं अपना ही आपको किस्सा बता रहा हूँ। हाँ EMI भरनी होती है, वो कहते हैं भाई EMI दीजिए, स्कूल चल रही है, ट्रांसपोर्ट खड़ी हुई है, उस हालत में क्या किया जाएगा? हम कैसे, संस्था उसका EMI कैसे देगी? जहाँ तक आपने बात की है कि कर्मचारी, एक भी, नॉट ए सिंगल कर्मचारी, हमने कोई भी कर्मचारी अपनी संस्था से उसको हटाया नहीं है। ये अच्छी बात है। सारे, क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ कि हम लोग तो जो संस्था चला रहे हैं वो लोग कैसे भी एनी हाउ काम को चला सकते हैं, लेकिन जो साथ में लगे हुए लोग हैं, अगर आपने एक आदमी को भी निकाला तो वो बिल्कुल बेसहारा हो जाएगा। और इस वक्त में
उसकी पोजीशन बहुत ख़राब हो जाएगी, वो बेरोज़गार हो जाएगा कतई तौर से, उसके पास खाने के लिए भी परेशानी आ जाएगी अगर उसको इस दौरान निकाला गया। नहीं निकाला, वो एक अलग बात है कि संस्था अपने बजट से कैसे भी एनी हाउ, क्योंकि इस वक्त फीस बिल्कुल नहीं आ रही है, मैं कहता हूँ 5% फीस वसूल हो रही है। उसके बाद भी संस्थापक जो हैं वो किसी एनी हाउ किसी भी तरह से किसी को 60%, किसी को 70%, किसी को 100% भी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये संस्था है, मेरे पास से तकरीबन शायद 12-13 लोगों को फुल सैलरी जा रही है, पूरे साल से फुल सैलरी गई है, अभी भी फुल सैलरी जा रही है। किसी को 70% जा रही है, किसी को 50% भी जा रही है, इससे कम किसी को नहीं जा रही है। वो सिर्फ खर्च कैसे भी संस्था वहन कर रही है। ये अच्छी बात है, इससे कहीं ना कहीं उन लोगों को सीखने को मिलेगा जो लोग उत्तराखंड के तमाम उन बड़े शहरों में बैठे हैं, जो बड़े नाम हैं, बड़े ब्रांड है, लेकिन लोगों से पैसे ले रहे हैं फीस के नाम के और तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको सीखने को मिलना चाहिए। इकबाल साहब, क्या मन में क्या आता है इस वक्त, इस दौर में? अभी आपको बहुत सारे पद दिए गए हैं, पहले तो शुरुआत करेंगे आपको शुरुआत में कांग्रेस में कुछ पद दिए गए थे, वो क्या क्या पद थे और उसके बारे में बताइए आप सर। मुझे सन 2004 में किसान कांग्रेस का प्रदेश सेक्रेटरी बनाया गया। ओके सर। उसके बाद मुझे तिवारी जी की गवर्नमेंट थी, उसमें मुझे योजना आयोग का सदस्य बनाया गया। हाँ सर। मेरी मिसेस को मदरसा बोर्ड का मेंबर बनाया गया। ओके। उसके बाद फिर अभी कांग्रेस गवर्नमेंट में था, रावत जी उसमें थे, उनके दौर में मुझे केंद्र से इस्पात मंत्रालय से इस्पात परिषद का एक मेंबर बनाया गया। वो तकरीबन 4 साल हमारे पास वो पद रहा और उसके बाद संगठन के साथ हैं, उसमें काम कर रहे हैं। मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी भी रहा हूँ। हाँ, तब मुझे लगता है विजय बहुगुणा जी की सरकार थी, उसमें मैं रहा हूँ। ये सब कुछ रहा है। ये जो पद है आपको जो दिए गए हैं वो आपकी कार्यशैली पर दिए गए हैं और आगे भी आप काम कर रहे हैं, आगे भी चुनाव है 2022 के, हो सकता है टल जाए, थोड़ा बाद में हो, लेकिन सर अब क्या ख्वाब रह गया है? किन किन लोगों का सपोर्ट रहा है आपको आगे बढ़ने में? परिवार में कौन लोग हैं जो इतने आगे आप आ पाए? क्योंकि बड़ी हिम्मत चाहिए कि यहाँ तक पहुँचने मिले सर। 1964 की मेरी बर्थ है। जी सर। 1964 जिस दिन मेरे फादर ने चेयरमैन की शपथ ली, हाँ सर। उसी रोज की मेरी पैदाइश है। ओके। उनको 2 तरह की मुबारकबाद लोगों ने दी, घर में बेटा हुआ है और आपने शपथ ली है। मेरा एक अकेला एक परिवार, एक घर कस्बा मंगलौर में हुआ करता है, जिसमें ही उसके बाद भी मेरे वालिद मोहतरम मेरे फादर ने वहाँ चेयरमैनी हासिल की, चेयरमैन रहे। उसके बाद फिर उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए मैं अपने मुँह से आपको बताऊं कि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ काम किया। जब कभी वहाँ चुंगी हुआ करती थी, जब कभी वहाँ हाइजिल जो है वो नगर पालिका के अंडर आता था, जो हमारे विद्यालय हैं गवर्नमेंट विद्यालय वो उसके अंडर आते थे, तब उन्होंने वहाँ पर अपनी पहचान बनाई। उस पहचान को देखते हुए, उनकी बात को देखते हुए लोगों ने फिर उनको 89 में फिर उनको एक बार दोबारा चेयरमैन बनाया। और जिस वक्त ये हुआ कि उन्होंने देखा कि मैं कुछ बोर्ड में अकॉर्डिंग टू बोर्ड, क्योंकि बोर्ड के चेंज हो गया है, हालात चेंज हो गए हैं, ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता हूँ, मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। उन्होंने खुद ये मांग रखी कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ क्योंकि मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता, मेरे अकॉर्डिंग बोर्ड को काम करना होगा।
और उन्होंने ऐसा ही किया। मुझे अपनी फादर से ये सीखने को मिला कि नहीं, भगवान का, परमात्मा का, उस खुदा का दिया हुआ हम लोगों के पास बहुत कुछ है, तो हम लोगों के काम आना चाहिए, लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तब मैंने जाकर ये, तो मैं कहता हूँ मेरे वालिदैन का, मेरे साथियों का, मेरे दोस्तों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है कि वो मुझे यहाँ तक लाए। अच्छा, पिताजी की आप बात कर रहे हैं, उनकी एक अलग सोच विचारधारा रही है, लोगों के प्रति रही है। क्या लगता है कि आज के दौर में जो पिताजी की चीज़ें हैं, क्या आज भी वो आपके साथ हैं और जो कहीं न कहीं वो राजनीति में काम आ सकती हैं? जी, यकीनन। हर जगह वैसे तो देखिए बाप के नाम का सहारा, मैं कहता हूँ जो बाप के नाम का सहारा कहते हैं लोग नहीं, लेकिन नहीं, बाप के नाम के सहारे से आपको बहुत मदद मिलती है। और मैं अगर आज कोई काम करता हूँ तो उसमें उनके नाम को शामिल करता हूँ। और आज भी यहाँ कोई भी काम देख लें, मेरा जिस संस्था का नाम है वो उनके नाम पर है, और और कॉलेज चल रहे हैं वो उनके नाम पर है। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, अगर मैं कहीं शायद अगर कभी मुझे ये मौका मिला तो 100% उनके नाम से ही मुझे पहचाना जाएगा, उनके नाम से ही मेरा काम होगा, उनके नाम से ही मेरी पहचान है। इनके बहुत सारे किस्से हैं, और क्योंकि इनको विरासत में राजनीति मिली है और ब्लड जो खून है वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, और सत्ता की जो डोर है इन्होंने पकड़ी है, इस प्रकार से पकड़ी है, कोई भी व्यक्ति इनको गलत नहीं ठहरा सकता, चाहे वो विपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता हो। और भी तमाम आने वाले समय में इनसे बातें करेंगे और इनके बारे में एक इंटरव्यू में दिखाऊंगा इनके परिवार के किस्से, और इनसे बड़ी बड़ी बातें जो आपको जानना जरूरी है। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।